हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम रिसर्च मेथड्स का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एथनोग्राफी इन क्वालिटेटिव रिसर्च। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए और बनाते रहें और आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के पर्चे से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च मेथड्स, MPC 005 इसका कोड है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक 4 का यूनिट 1। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एथनोग्राफी इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसको आज हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एथनोग्राफी इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इस यूनिट में हम समझने वाले हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है और साइकोलॉजी के फील्ड में इसका क्या रोल होता है। स्पेशली जब हम एथनोग्राफी की बात करते हैं तब हम ये भी देखेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च के क्या टाइप्स होते हैं और इसका कंपैरिजन क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ कैसे किया जा सकता है, ताकि दोनों के बीच के फर्क क्लियरली आपको समझ में आ जाए। आगे चलकर हम जानेंगे कि एथनोग्राफिक रिसर्च कैसे की जाती है, उसमें रिसर्चर क्या करता है, कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है और कौन से मेथड्स यूज होते हैं। साथ ही इस यूनिट में हम ये भी देखेंगे कि एथनोग्राफिक रिसर्च करते वक्त कौन से एथिकल रूल्स फॉलो करना ज़रूरी होता है जिससे पार्टिसिपेंट्स की रिस्पेक्ट और सेफ्टी बनी रहे। तो एथनोग्राफी जो है एक तरीके का क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है ये समझते हैं, तब एथनोग्राफी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्या मीनिंग होता है? हम जानते हैं कि दो तरीके के रिसर्च होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड है जिसका यूज हम ह्यूमन बिहेवियर, उनके थॉट्स, वैल्यूज और सोशल पैटर्न्स को डीपली समझने के लिए करते हैं। इस रिसर्च का मेन फोकस होता है न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करने की बजाय लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और उनकी फीलिंग्स को समझना। तो अगर आपको याद होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, नंबर्स कलेक्ट करते हैं, इसीलिए उसका नाम भी होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी नंबर। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव में लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, जैसे कि उनका क्या सोचना है, क्यों सोचना है और उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे काम करता है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम समझते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, डेविड ने जो है 1995 में स्टडी किया था कि कॉलेज स्टूडेंट्स अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को कैसे समझते हैं। तो उन्होंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स के व्यूज़ सिमिलर थे और कुछ के व्यूज़ अलग। इस तरह की स्टडी हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है लोगों के पर्सपेक्टिव्स के बारे में। तो ओवरऑल क्वालिटेटिव रिसर्च हमें हेल्प करता है ये जानने में कि लोग कोई काम क्यों करते हैं, उनके एक्शंस के पीछे का रीजन क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हर टाइप का अपना एक यूनिक पर्पस होता है। तो जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स, मतलब किस तरीके से हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी का मतलब होता है किसी एक इंसान या व्यक्ति, ग्रुप या इंस्टीट्यूशन या इवेंट को डिटेल में स्टडी करना, उसमें हम यूज़ करते हैं केस स्टडी। इसमें रिसर्चर इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि हर एंगल से उस केस को समझा जा सके। जैसे कि अगर हम एक स्कूल में एक बच्चे के बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो हम उसके टीचर, पेरेंट्स से बात करेंगे, उसकी रिपोर्ट देखेंगे और ऑब्जर्व भी करेंगे ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। तो हम यूज़ करते हैं ऐसे में केस स्टडी मेथड, जो कि एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। दूसरा है एथनोग्राफी, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने भी वाले हैं। केस स्टडी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एथनोग्राफी, जो
भी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। तो एथनोग्राफी का मेन फोकस होता है कल्चर और सोशल प्रैक्टिस को समझना। इसमें रिसर्चर उस कम्युनिटी के साथ रहकर उनके डेली लाइफ को ऑब्जर्व करता है। तो एथनोग्राफी के दो पार्ट्स होते हैं, एथनोलॉजी जिसको बोलते हैं डिफरेंट कल्चर्स का कंपैरिजन करना, और एथनो हिस्ट्री किसी कल्चर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना। जैसे अगर रिसर्चर किसी ट्राइबल कम्युनिटी के ट्रेडिशंस को स्टडी कर रहा है तो वो उन्हें उनके साथ में रहकर उनकी रिचुअल्स और वैल्यूज़ को समझेगा। तो इसको कहते हैं एथनोग्राफी। थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम लोग आगे चल के, अभी मैं शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ ताकि चैप्टर लंबा ना हो जाए, नहीं तो मैं बहुत से ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। चलिए कि एग्जाम्पल दे ही देता हूँ। तो समझ लीजिए कि आपको समझना है, आप इंडिया के रहने वाले हैं, आपको समझना है कि अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उनका कल्चर कैसा है, उनके सोशल प्रैक्टिसेस क्या हैं, आपको ये समझना है। तो आप कैसे समझेंगे? एथनोग्राफी के थ्रू आप कैसे समझेंगे? तो एथनोग्राफी का यूज़ अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको उस जगह पे जाके, अफ्रीका में जाके, अफ्रीकन लोगों के बीच में रह के उनके तौर तरीके, कल्चर, सोशल प्रैक्टिस को देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे उनके साथ में रहकर, और उसको स्टडी करेंगे, उनके ट्रेडिशंस को देखेंगे, उनके वैल्यूज़ को समझेंगे, और सब कुछ नोट डाउन करके अपने पास रिपोर्ट बनाएंगे। तो इस मेथड को कहते हैं एथनोग्राफी। और डिटेल में समझेंगे आगे, अभी इतने से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। हिस्टोरिकल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है? ये भी एक तरीका जो है क्वालिटेटिव मेथड है। इस मेथड में पास्ट इवेंट्स का स्टडी किया जाता है, मतलब हम हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर को बेटर समझ सकें। जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट देखना चाहता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों की मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट हुआ, तो वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स के एनालिसिस करेगा। तो इस चीज़ में हम यूज़ करेंगे हिस्टोरिकल मेथड। नेक्स्ट जो क्वालिटेटिव मेथड है वो है ग्राउंडेड थ्योरी। ये मेथड रियल लाइफ डेटा से नए थ्योरीज बनाता है बिना किसी पहले से बनी थ्योरी के, यानी पहले से कोई थ्योरी नहीं है। तो रिसर्चर बार बार डेटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और स्टेप बाय स्टेप एक थ्योरी बिल्ड करता है। की फीचर्स क्या होते हैं ग्राउंडेड थ्योरी के? कि थ्योरी रियल लाइफ सिचुएशन से मैच करती है, सिंपल और क्लियर होती है या होनी चाहिए, ब्रॉडर केसेस पर अप्लाई हो सके, सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो किया गया हो इसमें। तो ये इसके की फीचर्स होते हैं ग्राउंडेड थ्योरी की। इसमें जो है मेनली रिसर्चर डेटा के पैटर्न्स यानी कोड्स आइडेंटिफाई करता है और उनसे थ्योरी डेवलप करता है। नेक्स्ट है फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी का फोकस होता है लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को समझना, जैसे उनके इमोशंस, उनकी सोच और उनकी लाइफ के मीनिंग, इनको समझना हो तो हम फेनोमेनोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें ये समझना है, जैसे कि अगर हम ये समझना चाहें कि एक पेशेंट जो है हॉस्पिटल में कैसा फील करता है, तो हम उससे उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर पूछेंगे, जैसे कि उसने नर्स के केयर को कैसे फील किया, इमोशनली कनेक्टेड था या सिर्फ फिजिकल हेल्प मिली उसको। तो इस तरीके के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में हम उससे पूछेंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं फेनोमेनोलॉजी। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का फोकस होता है लोगों के एक्सपीरियंसेस और मीनिंग्स समझना। क्वांटिटेटिव रिसर्च डेटा को मेजर करना और नंबर्स को एनालाइज करना। क्वांटिटेटिव जब आए तो समझ लीजिएगा आप डेटा नंबर्स की बात हो रही है, और क्वालिटेटिव जब आए तो आप समझ लेना एक्सपीरियंसेस, मीनिंग्स, इन सब की बात हो रही है। पर्पस क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च का? बिहेवियर, सोच, फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना। और क्वांटिटेटिव का होता है हाइपोथेसिस टेस्ट करना और पैटर्न्स ढूंढना। मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं इसमें? क्वालिटेटिव में यूज होता है इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी हम लोग इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, ऑब्जर्व करते हैं बैठ के खुद से, और ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें लोग डिटेल में आंसर करते हैं। तो ये मेथड्स होते हैं क्वालिटेटिव के। क्वांटिटेटिव में क्या होता है?
क्वांटिटेटिव में सर्वेज होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि क्वालिटेटिव में ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और क्वांटिटेटिव में क्लोज एंडेड क्वेश्चन ज़्यादातर यूज होते हैं। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूं कि आप कहीं घूमने गए थे तो आपको कैसा लगा, तो आप डिटेल में उसका आंसर देते हैं, तो ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में जब मैं आपको फिक्स कर देता हूं आपको आंसर इसमें देना, जैसे मैं आपसे पूछूं आप कहीं घूमने गए थे तो आपको मज़ा आया या नहीं मज़ा आया, तो आप ये क्लोज हो गया, दो ही ऑप्शन आपके पास, मज़ा आया या नहीं मज़ा आया, तो ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब है डेटा फॉर्मेट कैसा होता है, किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो क्वालिटेटिव में हम वर्ड्स में, नोट्स में, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स ये सब चीज़ें करते हैं, और क्वांटिटेटिव में नंबर्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होता है, ग्राफ्स होता है, उसमें हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। क्वेश्चंस क्वालिटेटिव में ओपन एंडेड होते हैं, जैसे कि व्हाट, हाउ, व्हाई। मैं ओपन एंडेड क्या होता है बता ही चुका हूँ। और इसमें जो होते हैं क्वांटिटेटिव में क्लोज एंडेड होते हैं, जैसे यस नो में पूछा जाए, मल्टीपल चॉइस तरीके के होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन उसके 2 या 3 या 4 ऑप्शंस, तो वो हो गया क्लोज एंडेड। क्वालिटेटिव जो होता है रिसर्च का डिजाइन जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, पार्टिसिपेंट्स के आंसर के हिसाब से बदलता रहता है। मतलब हमने किसी से क्वेश्चन किया, उसने आंसर किया, उसके बेसिस पे हम अगला क्वेश्चन पूछते जाते हैं। लेकिन जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें जो डिजाइन होता है वो फिक्स्ड होता है, सबके लिए सेम प्रोसेस फॉलो होता है। इसमें डेटा एनालिसिस कैसे होता है, तो क्वालिटेटिव में मीनिंग समझना, थीम्स निकालना होता है इसमें, और क्वांटिटेटिव में फॉर्मूलाज और स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करना होता है। तो इससे आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे इमोशंस, सोच और एक्सपीरियंसेस को समझने में हेल्प करता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च नंबर्स और फैक्ट्स के बेसिस पर एनालिसिस करता है। नेक्स्ट है रेलेवेंस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इन साइकोलॉजी। क्या रेलेवेंस है क्वालिटेटिव रिसर्च का साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजी से क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या मतलब रिलेशन क्या है। तो साइकोलॉजी में क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें इंसान के थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को गहराई से समझने में हेल्प करता है। नेचुरल साइंस मेथड्स जहां एक्सपेरिमेंट्स और नंबर्स पर फोकस करते हैं, वहीं क्वालिटेटिव रिसर्च असली जिंदगी पे जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं उस पर ध्यान देता है। तो साइकोलॉजी में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करता है, मतलब ये समझने में मदद करता है कि लोग अपने वर्ड्स में कैसे फील करते हैं और रिएक्ट करते हैं। दूसरा है सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को एक्सप्लेन करता है, जैसे जेंडर रोल्स, रिलीजन या क्लास डिफरेंसेस, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। थर्ड है ऐसे बिहेवियर्स को एक्सप्लोर करता है जो मेजर नहीं किए जा सकते। कुछ बिहेवियर्स को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उनको डीपली समझ सकते हैं, तब हम यूज करते हैं साइकोलॉजी में क्वालिटेटिव रिसर्च का। नेचुरल सेटिंग्स में डेटा कलेक्ट करता है, मतलब लैब्स में नहीं बल्कि असली जिंदगी के सिचुएशंस में डेटा मिलता है आपको यहाँ पे। मीनिंगफुल इंसाइट्स देता है, ये उन चीज़ों पर फोकस करता है जो लोगों के लिए असली में इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ जनरल ट्रेंड्स पर नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस लोगों को अपने मन की बात खुलकर बताने का मौका देते हैं, जिससे ऐसे सीक्रेट्स और इंसाइट्स मिलते हैं जो क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन से कभी पता नहीं चल सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। तो ये तो हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च और साइकोलॉजी में क्यों इंपॉर्टेंट है वो। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर, एथनोग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो एथनोग्राफी का मतलब क्या है। एथनोग्राफी एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें हम कल्चर्स और कम्युनिटीज को समझने के लिए उनके बीच जाके ऑब्जर्व करते हैं और उनकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। इसको एथनो मेथोडोलॉजी भी कहा जाता है। इस मेथड से रिसर्चर एक कम्युनिटी के सोशल और कल्चरल बिहेवियर को समझता है, उनके डेली लाइफ में घुस के उनके एक्सपीरियंसेस को डीपली जानने की कोशिश करता है। अगर आपने एक हॉलीवुड मूवी है अवतार, अगर आपने वो मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा जो उसका जो मेन एक्टर है वो जब
एलियंस के पास जाता है तो वो उनके बीच में जाके उन्हीं के जैसे दिखने जब लगता है तो उनके बीच में जाता है, उनको देखता है, उनको समझता है और फिर वो नोट भी करता रहता था। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल हो गया एथनोग्राफी का। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके जो कुछ खास फीचर्स हैं एथनोग्राफी के, वो क्या है कि इसका फोकस कम्युनिटी के सोशियो कल्चरल पहलू को स्टडी करता है। इसका मेथड रिसर्चर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज और एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। चेनिंग प्रोसेस क्या होता है इसमें? स्टडी के पार्टिसिपेंट्स दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करते हैं स्टडी में इंक्लूड करने के लिए, जिसे चेन सैम्पलिंग कहते हैं। मतलब एक दूसरे से जुड़ते हुए लोग ज़्यादा जुड़ते हैं तो इसलिए इसको चेनिंग प्रोसेस कहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, रिसर्चर कम्युनिटी में लंबे समय तक रहता है ताकि गहरी जो है समझ मिल सके उसको, उस कल्चर के बारे में, उन लोगों के बारे में। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। डेटा कलेक्शन किस तरीके से होता है? इसमें नोट्स लेते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं, इंटरव्यूज से डेटा इकट्ठा किया जाता है। आउटकम क्या होता है? जो थ्योरी बनती है वो सिर्फ कम्युनिटी के अपने व्यूज़ और एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है। मतलब वो लोग जैसा बताते हैं, जैसा हम देखते हैं उनके एक्सपीरियंसेस पे, उसी पे बेस्ड होती है जो आउटकम होता है इसका। कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं एथनोग्राफी में। तो सबसे पहले होता है सिंबल्स। सिंबल्स मतलब वो चीज़ें जैसे ऑब्जेक्ट्स, रिचुअल्स, कपड़े, खाना, जो किसी कल्चर में स्पेशल मीनिंग रखते हैं। तो एथनोग्राफर्स ये समझने की कोशिश करते हैं कि हर सिंबल का उस कल्चर में क्या मतलब है। तो ये हो गया सिंबल्स। दूसरा जो टर्म यूज होता है कल्चरल पैटर्निंग। सिंबल्स अकेले नहीं समझे जा सकते, उनका मतलब तभी समझ आता है जब वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कई सिंबल्स के बीच के रिश्तों को समझना, जिसे कल्चरल पैटर्न्स कहते हैं। थर्ड जो टर्म आता है वो है टेसिट नॉलेज, या टेकिट नॉलेज भी कह सकते हैं इसको। ये वो कल्चरल बिलीफ्स होते हैं जो बहुत गहरी होती हैं और आमतौर पे ओपनली डिस्कस नहीं की जा सकती, जैसे कि कोई पुरानी परंपरा या फिर कुछ बायसेस जो कल्चर में लोग बिना बोले समझ लेते हैं। फिर होता है सिचुएशनल रिडक्शन, ये टर्म भी यूज होता है। सिचुएशनल रिडक्शन क्या होता है? इंसानों का बिहेवियर कई सोशल सिचुएशंस और फैक्टर्स से बनता है। जैसे क्राइम होना सिर्फ एक वजह नहीं, बल्कि गरीबी, दोस्तों का असर, परिवार का प्रॉब्लम, सब मिलके इफेक्ट करते हैं, तब कोई जाके क्राइम करता है, क्रिमिनल होता है। तो इन सब को बोलते हैं सिचुएशनल रिडक्शन, यानी कई सोशल सिचुएशंस और फैक्टर से बना हुआ इंसान का बिहेवियर। तो कुछ एजम्पशंस हैं एथनोग्राफिक रिसर्च में। तो सबसे पहले है कि कल्चरल इंटरप्रिटेशन मैटर्स। एथनोग्राफी ये मानता है कि किसी कम्युनिटी के कल्चर को समझना रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन कभी कभी ये कल्चर जो इनके बिलीफ्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है और उनके पीछे के असली रीजंस को इग्नोर कर सकता है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा एजम्पशन होता है चूजिंग द राइट कम्युनिटी इज क्रूशियल। सही कम्युनिटी या ग्रुप को चुनना रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी और थोड़ा मुश्किल भी होता है। कम्युनिटी का साइज, नेचर, लोगों के अपने व्यूज़ डिसाइड करते हैं कि रिसर्च में क्या चीज़ें स्टडी होंगी। कभी कभी कल्चर का इफेक्ट ज़्यादा समझ लिया जाता है। तीसरा एजम्पशन है रिसर्चर एक्सपर्टाइज इज एज्यूम्ड। रिसर्चर से ये उम्मीद होती है कि वो कम्युनिटी की लैंग्वेज और कल्चर को अच्छी तरह जानता हो, लेकिन जब रिसर्चर किसी अलग कल्चर को स्टडी करता है तो पर्सनल बायस होने का चांस होता है, जिससे रिसर्च थोड़ा बायस्ड हो सकता है। तो ये है एजम्पशंस एथनोग्राफिक रिसर्च की। टाइप्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। तो कुछ टाइप्स हैं एथनोग्राफिक रिसर्च के। सबसे पहला है मैक्रो इथनोग्राफी। ये बड़ा कल्चरल ग्रुप जो है उसको स्टडी करता है, जैसे इंडियंस या टर्किश पीपल। तो बहुत बड़े ग्रुप को जब स्टडी करते हैं किसी फुल कंट्री में, जैसे इंडियंस को या टर्किश पीपल को, तो इसमें ब्रॉड लेवल पर कॉमन कल्चर के ट्रेड्स को समझा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रो एथनोग्राफी। तो मैक्रो से आप ऐसे याद कर लीजिए, मैक्रो मतलब बहुत बड़ा कल्चरल ग्रुप। मैक्रो के बाद आता है माइक्रो। माइक्रो एथनोग्राफी ये छोटे स्पेसिफिक ग्रुप्स पर फोकस करता है, जैसे लोकल गवर्नमेंट हो या टेररिस्ट ग्रुप हो,
तो यहाँ पे नैरो सेटिंग्स में यूनिक कल्चर के ट्रेड्स को देखा जाता है। उसके बाद आता है एमिक पर्सपेक्टिव। एमिक पर्सपेक्टिव में क्या होता है, इसमें रिसर्चर इनसाइडर की नज़र से होती है, मतलब कल्चर के मेंबर्स की सोच और व्यूज को समझा जाता है। ये ग्रुप के अपने व्यू पॉइंट को हाईलाइट करता है। अगला है एमिक पर्सपेक्टिव। इसमें रिसर्चर इनसाइडर की नज़र से होती है, मतलब कल्चर के मेंबर्स की सोच और व्यूज को समझा जाता है। ये ग्रुप के अपने व्यू पॉइंट को हाईलाइट करता है, यानी जिस ग्रुप पे आप स्टडी कर रहे हैं उस ग्रुप के लोगों को ही जब आप उनके सोच, उनके व्यूज को समझते हैं तो वो हो गया एमिक पर्सपेक्टिव, यानी ग्रुप के लोगों का ही पर्सपेक्टिव। अगला है एटिक पर्सपेक्टिव। एटिक पर्सपेक्टिव में क्या होता है, इसमें रिसर्चर आउटसाइडर की नज़र से होती है, सॉरी रिसर्च इसमें आउटसाइडर की नज़र से होती है, मतलब जो कल्चर के बाहर है उनकी ऑब्जर्वेशन और व्यूज को समझा जाता है। ये एक्सटर्नल एंगल से कल्चरल प्रैक्टिस को दिखाता है, यानी जो कल्चर में नहीं है लेकिन बाहर के लोग हैं वो किस तरीके से इस कल्चर को देखते हैं उसको समझने के लिए हम देखते हैं एटिक पर्सपेक्टिव। तो एमिक मतलब हो गया अंदर से, एटिक मतलब हो गया आउटसाइडर, बाहर से आप देखते हो। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। पर्पस है इसका क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ये हेल्प करता है अलग अलग कल्चर को कंपेयर और एनालाइज करने में। दूसरा इसका पर्पस है हिस्टोरिकल इंसाइट, पुराने इवेंट्स और कल्चरल हिस्ट्री को समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है नेचुरल बिहेवियर स्टडी। ये रियल लाइफ में लोगों के एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स और एक्सपीरियंसेस को नेचुरल सेटिंग्स में ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड वैलिडिटी। क्लोज ऑब्जर्वेशन से रिसर्च ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल बनता है। तो ये हो गया पर्पस एथनोग्राफिक रिसर्च का। स्टेप्स क्या होते हैं इसमें एथनोग्राफिक रिसर्च में? सबसे पहले आता है सिलेक्शन। सबसे पहले अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से कोई कल्चर या कम्युनिटी चूज करते हैं स्टडी के लिए। फिर लिटरेचर रिव्यू, उस कल्चर के पहले से एग्जिस्टिंग रिसर्च और हिस्ट्री को पढ़ते हैं ताकि आइडिया मिल सके उनके बारे में। तो ये हो गया लिटरेचर रिव्यू। फिर होता है आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, वो की बिहेवियर्स या इश्यूज चूज करते हैं जिनको एक्सप्लोर करना है। तो ये हो गया आइडेंटिफाई वेरिएबल्स। फिर होता है एंट्री, कम्युनिटी के अंदर जाके वहां के लोगों का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप, एंट्री हो गया। एंट्री करने के बाद कल्चरल इमर्जन, कम्युनिटी में रहना पड़ता है, उनकी डेली लाइफ में शामिल होना पड़ता है, क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है, कल्चरल इमर्जन कहते हैं इसको। फिर डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू डेटा इकट्ठा करते हैं, इसको बोलते हैं डेटा कलेक्शन। और थ्योरी डेवलपमेंट, डेटा को एनालाइज करके पार्टिसिपेंट्स के व्यूज और कल्चर के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से थ्योरीज बनाते हैं। तो ये थे सारे स्टेप्स एथनोग्राफिक मेथड्स की। एथिकल गाइडलाइंस इन क्वालिटेटिव रिसर्च, एथिकल गाइडलाइंस भी इसमें होती हैं, क्योंकि आप किसी और के कल्चर में जा रहे हो और उनके बीच में आप रह रहे हो। तो एथिकल गाइडलाइंस क्या क्या हो सकती हैं इसमें? तो सबसे पहले रिस्पेक्ट पार्टिसिपेंट्स, रिस्पोंडेंट्स और उनकी व्यूज को हमेशा रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। कल्चरल सेंसिटिविटी, जिस कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हैं आप उसके कल्चर का रिस्पेक्ट और बिलोंगिंगनेस दिखाना जरूरी है, आपको दिखाना है कि आप वहीं बिलोंग करते हैं। फिर है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेंट्स को क्लियरली बताना चाहिए कि रिसर्च का पर्पस क्या है और क्या क्या कवर होगा। इनको इन्फॉर्म करो, उनसे कंसेंट लेके तभी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बिना बताए चोरी चुपके से नहीं। फिर है कॉन्फिडेंशियलिटी, पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी और उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना होता है। आप किसी को बता नहीं सकते किसी और की इंफॉर्मेशन के बारे में। तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और एथनोग्राफी का भी एथिकल गाइडलाइन होता है। नेक्स्ट है रिस्क अवेयरनेस, रिसर्च करते वक्त साइकोलॉजिकल या सोशल रिस्क को ध्यान में रखें ताकि किसी को नुकसान ना हो। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, रिस्क अवेयरनेस। तो ये थी एथिकल गाइडलाइंस इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू एथनोग्राफी इन क्वालिटेटिव रिसर्च। इसको हमने बहुत अच्छे से समझा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, अगर ना आया हो तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ मैं इसको। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए या कोई भी सपोर्ट चाहिए
तो आप मेरी मेल आई डी pxmonks@gmail.com पर मेल कर सकते हैं और कमेंट्स में आप अपना एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फ्रॉम पीएक्स मॉन्क। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।